एंड जब मैंने डिसीजन लिया एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करी, मैंने कंपटीशन देखा एंड आई रियलाइज्ड कि इतना पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। मुझे हर वक्त यही दिमाग में था कि इसको मैं अब्रॉड ही भेजूंगी पढ़ने। मैंने पढ़ाई करना शुरू किया एंड दैट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो मैंने धीरे-धीरे 3-4 घंटे पे लेके गया। आरुष स्टार्टिंग से ही आईबी करिकुलम का स्टूडेंट रहा है। आरुष को क्या पढ़ना है मुझे उससे मतलब होना चाहिए, मेरे बैच में क्या मतलब। बट ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिल्वरलैंड। ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ हमारे 2500 बच्चों तक ही होगा। 4-5 पे एंड इवेंचुअली इट टॉप्ड ऑफ एट अराउंड 8-9। आरुष को क्या पढ़ना है मुझे उससे मतलब होना चाहिए, मेरे बैच में क्या मतलब। जैसे भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं, वैसे शिष्य स्टूडेंट्स के बिना गुरु है भी ही अधूरे हैं। बच्चा कहीं इधर चल रहा है, पेरेंट उधर चल रहा है, टीचर वो पढ़ा रहा है जो उसको क्लास में पढ़ाना है, उसको वो नहीं पढ़ा रहा है कि बच्चे को क्या चाहिए। कभी भी दिमाग में ये नहीं था कि ये इंडिया के कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम का ही पार्ट बनेगा। तो वो जो कंबाइन था ना कि हमने इंडिविजुअल क्लासेस दी। लेकिन आपने अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों ने बखूबी निभाया। नेक्स्ट डे आरुष कॉल्ड, ही सेड सर मैं रात भर सोया नहीं। इसने कहा कि बताइए क्या करना, क्योंकि आरुष एक बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, दैट इज द राइट प्रोग्राम फॉर आरुष। एग्जाम वो निकालता है जो डिसिप्लिन है और रेगुलर है। भारत में इतनी सारी प्रतिभा है, ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे बाहर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा पॉडकास्ट स्कूल से कॉलेज तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष टंडन। हमारे हर पॉडकास्ट को ढेर सारा प्यार देने के लिए सभी को दिल से थैंक यू। स्पेशली हमारे पॉडकास्ट को हमारे पेरेंट्स भी जितना प्यार करते हैं उतने हमारे स्टूडेंट्स भी। और आज का हमारा यूनिक पॉडकास्ट है, क्योंकि अगर एक सही मार्गदर्शक, एक सही गाइडलाइन मिले तो अगर आपको ठान ले तो वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल आज हमारे साथ इस यूनिक पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं। हमारे पैनल में शामिल हैं आरुष, साथ में उनकी मम्मा है मेघा जी। तो आपका बहुत वेलकम आज की यूनिक पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू सो मच। इस यूनिक बच्चे को तैयार करने के लिए, जैसे कहा जाता है, कभी लाइफ में आप अच्छे चैलेंज रखते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं और उस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए एक तरफ हमारे साथ हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिल्वरलैंड प्रेस्टीज स्कूल मिस्टर नमन जैन सर। नमन सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू संतोष जी। ये चैलेंजिंग पॉडकास्ट है और आपके अनुभव से एक बच्चे का फ्यूचर को हमने शेप देते हुए, आकार देते हुए देखा है। ये पर्टिकुलर जो केस स्टडी है मेरे दिल के बहुत करीब है। और खास तौर से आज हमारे साथ, जैसे मैंने कहा कि बच्चों को करियर ओरिएंटेड बहुत कम लोग ऐसे शिक्षक मिलते हैं या ऐसे गाइड करने वाले काउंसलर मिलते हैं जो आपको सही गाइड करते हैं। ऐसे सुनील त्रिपाठी सर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और ये दोनों के लिए, आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस था। इस वजह से हमने सोचा कि स्कूल से कॉलेज तक का जो पॉडकास्ट इतना अच्छा बन रहा है, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स का क्या अनुभव रहा और खुद सर से उन अचीवर जो 8 महीने के जो जर्नी रही। आप दोनों ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज हुआ कि मैंने कमेंट कर दिया था इनके मॉम को, और उसके बाद इन दोनों ने उसे अच्छे से सिखाया, मार्गदर्शन दिया, और आज हमारे साथ आरुष बैठे हैं। मोस्टली हायर स्टडी के बाद लोग बच्चे शिफ्ट होना चाहते हैं, इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों ने हमारे देश की प्रतिभा को देश में ही रखा। और आज हम सभी गर्व से कह सकते हैं कि आरुष को 6 देश के प्रतिष्ठित IIM से कॉल आया और आज IIM रोहतक का हिस्सा है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और मैम, आपको भी। थैंक यू सो मच सर। किसी भी पेरेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चों का स्टडी आपने बचपन से दिया, उसके बाद आप दोनों कैसे नमन सर से मिले, सुनील सर ने कैसे गाइड किया, क्योंकि इन दोनों की टिप्स कितने कारगर रहे और आज आरुष इतने बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज का हिस्सा बना है। तो मैं जर्नी आपसे शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल सर। आरुष स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, नर्सरी क्लास से ही आईबी करिकुलम का स्टूडेंट रहा है। एज एन आईबी पेरेंट मुझे हर वक्त यही दिमाग में था कि इसको मैं अब्रॉड ही भेजूंगी पढ़ने। कभी भी दिमाग में ये नहीं था कि ये इंडिया के कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम का ही पार्ट बनेगा। तो उस टाइम पे जब हम लोग कॉलेज एप्लीकेशंस वगैरह देख रहे थे, कॉलेजेस देख रहे थे, तो इसने एक IIM रांची के चेंज मेकर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया, जिसमें ये सिलेक्ट हो गया। सो ही वेंट टू IIM रांची। वहाँ इसने उन बच्चों के साथ ये बैठा, जो भी इसने हफ्ता 10 दिन उनके साथ स्टे किया और काफ़ी सारी चीज़ें इसने करी, सीखी, एंड इनकी टीम जीती भी वहाँ पे। एंड उससे जब ये वापस आया तो इसने कहा, मम्मा ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर IP मैट,
एंड मैंने कहा वाई डोंट यू के ट्राई, तो ही सेड कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं IB का बच्चा हूँ, पूरा CBSE बेस्ड प्रोग्राम है और पूरा CBSE बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम है, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज एंड आई कांट इवन थिंक अबाउट इट. सो ठीक है, हम देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन व्हेन ही एंटर्ड इन grade 12 एंड स्टार्टेड counseling for him. So during the festival time, I met Naman sir. So Naman, we were just talking, and Naman said, Naman also bought मतलब this brought up this conversation कि भाई आप क्यों नहीं ट्राई करते हो इंडिया में IIMs का ये जो IPMET प्रोग्राम है, IPMET से जो IPM प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम. बट आई सेड नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर आरुष, क्योंकि आरुष ना तो उतना रिगरस एजुकेशन वो पढ़ने वाले आर्ट्स के लिए बना है, इतना घंटे 8-9 घंटे नहीं पढ़ पाएगा वो. तो नमन स्पोक टू आरुष एंड आरुष वॉज अप टू दिस चैलेंज. सो आरुष सेड कि आरुष ने नमन को बोला ठीक है, आई विल ट्राई. सो ही गेव IIM बेंगलोर का एंट्रेंस एग्ज़ाम. उसमें ऑब्वियसली ही वॉज नॉट एबल टू, क्योंकि वो सिर्फ 1 ही महीना मिला था इसे प्रिपेयर के लिए. बट इट वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर हिम बिकॉज ही थॉट कि मैं निकाल लूँगा एंड आई कुड क्लियर दिस एग्ज़ाम. आफ्टर दैट अंडर नमन सर एंड सुनील सर सुपरविजन पूरा उन्होंने इसको गाइड किया. एंड इसकी 7 to 8 months की जो जर्नी है उसमें ही वर्कड वेरी हार्ड. IB के साथ साथ इसने IP मैट की पूरी प्रिपरेशन करी, जिप मैट की प्रिपरेशन करी. और दीज एग्ज़ाम्स आर लिटिल सेम सिंग है, बट हाँ IIM रोहतक का अलग एग्ज़ाम था, IP मैट अलग था, जिप मैट अलग था. इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन भी करनी थी. नाउ आज लाइक ही इज़ गॉट कॉल्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द IIMs एंड आई एम वेरी हैप्पी. आगे बढ़ने से पहले मैं उन ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आरुष हमारे सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल का पार्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है सुपरविजन, गाइडलाइन और मेंटोर की भूमिका अगर अच्छे तरीके से हो तो ऐसे आरुष जैसे बच्चे हमें मिल जाते हैं. नमन सर और सुनील सर से मेरे बिहाइंड द कैमरा जब बात हो रही थी तो बोले यार मैं तो फंस गया था कि मैंने आरुष की मम्मा को कमेंट कर दिया था कि इससे तो मैं एडमिशन करा कर ही मानूंगा. और वो 7-8 महीने का जो पीरियड था, मुझे डर लग रहा था कि मैं इनके कमिटमेंट से पीछे ना हो जाऊं, मेरी बेइज्जती ना हो जाए. तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि पॉडकास्ट तो एक हमारे लाइफ का एक बातचीत करने का एक अच्छा जरिया है. हाँ जी. तो नमन सर, क्योंकि ये सच है कि आपने उस कमिटमेंट में फंस गए, लेकिन ही इज़ प्रूफ कि आरुष ने आपके नाम को खराब नहीं होने दिया. सुनील सर आपके इज्जत दोनों ने बचाया है. तो मैं नमन सर से पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या वाकया था ये. वाकया ये था कि जैसे मैम ने बताया कि फेस्टिवल के दौरान हम बैठे हुए थे और बात कर रहे थे, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होना बहुत कॉमन है क्योंकि हम इस प्रोफेशन का पार्ट हैं. आरुष से जब बात हुई तो जाहिर सी बात है उसको मैंने प्रमोट किया कि वाई गो अब्रॉड, वाई डोंट यू लुक फॉर एन इंडियन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. और इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप एक बहुत ब्राइट चाइल्ड हैं. मैं काफ़ी टाइम से आरुष को जानता था और ये सुनने में आता था कि आरुष एक मेहनती बच्चा है. तो बट भ्रांति ये है कि और कॉमन एक्सेप्टेड नॉर्म ये है कि इंटरनेशनल बोर्ड से K-12 यानी स्कूली शिक्षा करने वाला बच्चा हमेशा हिंदुस्तान के बाहर ही जाके पढ़ेगा और वो एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा. इट्स एक्सेप्टेड नॉर्म. इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ने वाले बच्चे हिंदुस्तान में नहीं पढ़ते. बट हम लोग नॉर्म्स को बार बार चैलेंज करते हैं और हमारी ये फितरत में मौजूद है. तो हमने सोचा कि मैंने आरुष से क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं. मुझे लगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है. एक शाम को ये बात हुई, मैंने उसको बोल दिया. अब कहाँ मेरे पास फ़ोन आएगा. हाँ. नेक्स्ट डे आरुष कॉल्ड. अच्छा. मैंने कॉल नहीं किया उसको. आई डेंट कॉल हिम, आई डेंट फॉलो अप, आई डेंट डू एनीथिंग. मैं तो उस वक्त कॉन्वर्जेशन करी और छोड़ दिया. नेक्स्ट डे आरुष कॉल्ड और ही सेड सर मैं रात भर सोया नहीं. अच्छा. और इसने कहा कि बताइए क्या करना है. वहाँ मेरे मन में बात आई कि अब तो फंस गया. बट इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. तो उसके चलते फिर हम लोगों ने
एक एक्शन प्लान बनाने की कोशिश करी। तब हमें आईपी मैट के बारे में, उसके दिमाग में आईपी मैट चल रहा होगा, बट हमने तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि सबसे पहले करियर काउंसलिंग का एक प्रोसेस होता है कि ये समझना कि बच्चा कौन है, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके बच्चे की प्रतिभा क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जो मीटिंग है, मेरे एडवाइज़र हैं सुनील सर के साथ में, हम इस कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम को लेके जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, सुनील जी और मैं, वी आर पार्टनर्स इन दिस होल प्रोजेक्ट, एंड हम साथ में मिलके काम करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में नाम आया वो सुनील सर का ही आया। तो मैंने सुनील सर से पूछा कि सर ये एक बच्चा है और एक मौका मिला है कि इस बच्चे को गाइड करने का, और वो इंटरेस्टेड है, तो सर बताइए क्या टाइम मिलेगा। तो सर वॉज ग्रेशियस इनफ टू गिव अस टाइम क्विकली, और तब बैठ के हम लोगों ने एक ज़ीरो डाउन किया कि हम आईपी मैट और आईएम्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि आरुष एक बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं। तो उस वक्त सर को ये लगा कि आईएम का जो बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, दैट इज़ द राइट प्रोग्राम फॉर आरुष। तो ऐसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। बट ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिल्वर लाइन। ही इज़ नॉट अ सिल्वर लाइन स्टूडेंट। देखिए, जब हम अपने आप को एजुकेशनिस्ट कहते हैं, हाँ, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ हमारे 2500 बच्चों तक ही होगा। अगर कोई टैलेंट दिख रहा है कि ये टैलेंट इस बच्चे में, प्रतिभा इसमें छुपी हुई है, और अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो हार्डवर्क डालने के लिए विलिंग हैं, देन अगर हम उसकी मदद कर पाएँ, और यही तो, इसीलिए तो जन्मे हैं, इसीलिए इस प्रोफेशन का पार्ट बने हैं। दैट्स वाई सुनील जी एंड मी, वी डिसाइडेड टू टेक अप द चैलेंज, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोशिश करी जाए। क्योंकि भारत का एक इतिहास रहा है कि जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है वही तो गुरु कहलाता है, और आप लोगों ने मेंटोर की और एक अच्छे गाइड करने वाले शख्स की, क्योंकि आपने ये चिंता नहीं किया ये हमारा सिल्वर लाइन का पार्ट है, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों ने बखूबी निभाया। और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। हाँ, मेरे जो गुरु हैं, हाँ, वो यूएस में टेन्योर्ड प्रोफेसर हैं, ओह, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में, मतलब 25 से ऊपर किताबें वो एआई डेटा साइंस के ऊपर लिख चुके हैं। और उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने एक बात मुझे समझाई, और या उनसे जब मैं रूबरू था तो उन्होंने बोली, और मेरे वो जहन में बस गई। उन्होंने कहा, गुरु का जन्म शिष्य से होता है। हाँ, अगर शिष्य नहीं है और शिष्य कहता है कि मुझे गुरु की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो गुरु तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, तो हमारा जन्म तो बच्चों से होता है। जैसे भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं, वैसे स्टूडेंट्स के बिना गुरु है भी ही अधूरे हैं। इस कड़ी को आगे जोड़ने वाले जैसे सुनील सर, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों को एज ए मेंटोर आपने बहुत सारे गाइड किया है, और ये अलग ही केस स्टडी था, और इसलिए हमने आज बोला है कि ये यूनिक पॉडकास्ट होगा हमारा आज का। सच बताओ कि जैसे नमन सर, जैसे इन्होंने इनसे कमेंट कर दिया कि हमने तो आपके बच्चे के लिए, और इसने बोला और उसने कि मैं रात भर सोया नहीं, मतलब इनके वर्ड्स की इतनी पावर थी कि वो थिंक करते, उसने डीपली थिंक किया उसको। और जब मॉर्निंग में इसका कॉल आया तो नमन सर ने आपसे डिस्कस किया, तो कैसे आपने इसका एक रूपरेखा तैयार किया कि कैसे इसकी बनाई जाए कुछ बात? तो हमारा सिस्टम क्या है, पहले हमारे इंडिया में चाहे वो कुछ भी हो, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। मेडिकल है वहाँ भी यही है, फिनांस है वहाँ भी यही है, स्कूल कॉलेज है वहाँ भी यही है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अवेयर किया जाए। तो अवेयरनेस वाला 50% काम कर चुका था आरुष, क्योंकि रांची गया था, पता था आईपी मैट का एग्ज़ाम होता है। फिर हम लोग बैठे, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, आईपी मैट होता है, जिप मैट होता है, बेंगलोर का अलग होता है, मुंबई का अलग होता है, किसके लिए जेई रिक्वायर्ड है, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, किसके लिए आप एलिजिबल है, इस सब पे डिस्कशन हुआ। फिर ये हुआ कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस क्या है, और जो हमें एग्ज़ाम देना है वो सिलेबस क्या है, इसके बीच में गैप क्या है। अब मैं तो एक काउंसलर हूँ, मेरा काम है काउंसलर करना, मैं पढ़ाता तो हो नहीं। फिर वो जो गैप है इसको फिल करने के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन कौन होंगे, इसके लिए टाइम कहाँ से निकलेगा। जो हमारे पास आज से लेके एग्ज़ाम होना है मई में, तब तक कितना टाइम है, कितने आवर्स आपको अपने जब बोर्ड है जो वो भी तो क्लियर करना है उसको देना है, और कितने आवर्स आपको
इस कोर्स के लिए देना है। इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनी है। क्या लोगों को लगता है जो इंटेलिजेंट है वो एग्ज़ाम निकालते हैं, ये एकदम गलत है। एग्ज़ाम वो निकालता है जो डिसिप्लिन है और रेगुलर है। आपका इंटेलिजेंस लेवल 90 है, किसी का 70 है, अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, और 70 वाला अगर वो रेगुलर है तो उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आरुष से बार बार, आरुष की मम्मी से जब भी बात हुई, आरुष से जब भी बात हुई, आज क्या किया, आज का क्या टारगेट है, कितने मॉक दिए, क्लास किया कि नहीं किया, कितना सिलेबस बचा, हम नहीं थे, बाकी किया तो आरुष थे, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन सही कंटेंट, सही पर्सन और उसको टाइम में पिरोना, ये वाला काम आरुष कमिटेड थे करने को कि हाँ मैं करूँगा। तो हमें तो कहता करो, कहना कितना आसान था, करो। सब नहीं होता ना ऐसा। तो ये उसी पे हमने काम किया। रिसोर्सेज में कहीं दिक्कत थी नहीं, मम्मा उनकी थी कि हाँ सर जो बेस्ट रिसोर्स इंडिया में अवेलेबल है आप अवेलेबल कराइए, हम उसको पे करने को तैयार है। आरुष तैयार थे कि हाँ जी जितना टाइम लगेगा, जितना कमिटमेंट लगेगा, मैं उसको करने को तैयार हूँ। और नमन जी जब जब आरुष परेशान हो तो नमन जी खड़े थे। आरुष अगर बहक जाए तो नमन जी डांटने को तैयार थे। नमन जी ऐसा डांटते कि उसके बाद समझ, तो आप देखिए एक होता है ना, वो कहते हैं कि एक हम घड़ा बना रहे हैं तो उसको इधर से सपोर्ट दिया, फिर इधर से थपेड़ दिया, तभी तो घड़ा बनेगा ना। तो वो नमन जी का रोल था। मम्मा का रोल था आरुष को उठाना है, आरुष ने ये नहीं किया, आरुष ने क्या किया, आरुष का अच्छा सर ये कितने पैसे की क्लास है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर अवेलेबल कराइए, बेस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कौन करा सकता है वो अवेलेबल कराइए, बेस्ट क्लासेस कौन करा सकता है। आप विश्वास करेंगे कोई इंसान 2.5 घंटा ट्रैवल करके गुड़गांव जाए, अच्छा हाँ जी, फिर और कोई कमी नहीं है, लेकिन नहीं जी बेस्ट कहाँ है, जो बेस्ट है वो खाली तो नहीं बैठेगा, जो बेस्ट होगा तो आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने 2.5 घंटा जाना, 2.5 घंटा आना, उसमें प्रिपेयर करना, गाड़ी में बैठ के हाँ जी आज मैं जा रहा हूँ, तो ये सब इन्होंने किया। तब ये रिजल्ट नहीं करा, हम कह रहे हैं हमने कर दिया, किया तो इन्होंने। आरुष, आई लाइक योर हार्ड वर्क एंड कॉन्ग्रेचुलेसन कि जो जिसके लिए लोग तरसते हैं, आपके पास 6 अलग अलग IIM से कॉल आना और IIM रोहतक में आप ज्वाइन किया। लेकिन इस जर्नी के पीछे बट बिकॉज यू आर वेरी लकी कि इतने अच्छे पेरेंट्स आपको मिले, इतने अच्छे आपको गाइड करने वाले लोग मिले। ऐसा बहुत सारे लोग फेलियर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता उसको। ऐसे कोई वैभव सूर्यवंशी तो नहीं बनता, उसको कोई गाइड करने वाला कोच भी मिलता है और तब वो 6 लगाता है। तो ऐसे लोग आपके बैकबोन्स बने और पेरेंट्स ने डेडिकेशन के साथ आपके रूल्स को और आपके शेड्यूल को फॉलो करवाया, और सब कुछ डिपेंड करता था किस पे, आपके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा आज का ये यूनिक पॉडकास्ट तभी यूनिक बनेगा जब आप रियल जर्नी अपनी बताएंगे ऑडियंस को। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने एडवाइजर्स और एजुकेटर्स के लिए, सुनील सर, नमन सर, मिश्रा सर, राजुल सर, राहुल सर, जितिन सर, and a lot more other people. And if I come to my journey, it was quite difficult but quite interesting as well. मतलब काफ़ी मज़ा आया। स्टार्टिंग में नवंबर में मेरे को IIM बैंगलोर के एग्ज़ाम के बारे में पता चला था, एंड आई वॉज क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट दैट टाइम कि मैं तो क्लियर कर ही लूँगा। आई थॉट आई वॉज क्वाइट स्मार्ट, आई वॉज नॉट वेरी स्मार्ट एंड आई डिड नॉट गेट अ वेरी गुड स्कोर इन द एग्ज़ाम, एंड मैं थोड़े टाइम के लिए थोड़ा टूट सा गया था, एंड आई वॉज वेरी I would say my ego was shattered, and I did not really want to do anything. But as time went on, I recovered. मेरे को IP MAT एग्ज़ाम के लिए आगे देखना शुरू किया मैंने, and just being consistent with it, taking the help from the advisors, just being disciplined. It was quite difficult also. बहुत मतलब रात को पढ़ना, सुबह पढ़ना, जल्दी उठना, इधर उधर जाना, and I think if you look at it from a very big perspective, it's very simple to do it, but it's difficult to do it. मतलब you can't make it very complicated. The plan is simple, but it's just very difficult to follow, and that was what my journey was. आरुष, आप शुरू से एक इंटरनेशनल करिकुलम के स्टूडेंट रहे हैं जहाँ पर रिसर्च बेस्ड पढ़ाई होती है, और यहाँ एक इंडियन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का पार्ट बन गए। दोनों की प्रिपरेशन में जिस तरीके से आप बचपन से पढ़ते आए और आपको अब इसमें प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ा, दोनों पढ़ाई के स्टाइल्स का आप डिफरेंस पब्लिक को और ऑडियंस स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, बताएंगे?
जितना मैंने देखा देयर इज़ वेरी मिनिमल इंटरसेक्शन बिटवीन माय आईबी और जो इंटरनेशनल स्टडीज़ है और जो आईपी मैट और कंपेटिटिव लैंडस्केप में जो पढ़ाई है. आईपी मैट स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रेसफुल एग्जाम है. यू हैव टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल इन अ 2 hour टाइम फ्रेम एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट एग्जाम स्टाइल फ्रॉम द आईबी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है पर एग्जाम एंड यू जस्ट हैव टू शो एज मच नॉलेज एज यू हैव. तो उसमें बड़ा डिफरेंस होता है एंड बट आई थिंक द आईबी डिड हेल्प मी इन सम वे वेयर द आईपी मैट एग्जाम एंड कैट एग्जाम एंड ऑल दीज एग्जाम्स दैट एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट्स. मतलब ये बस आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सोचने की एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक द आईबी रियली हेल्प मी बिल्ड दैट एप्टीट्यूड. इसलिए मेरा एग्ज़ाम को क्लियर करना, मेरे लिए पढ़ाई करना और ऐसी इन्वायरमेंट में एक्चुअली घुसना, इट बिकेम अ लॉट मोर सिंपलर. कितने घंटे आप, जब आपने ये जर्नी को लेकर डिसाइड किया कि मैं इतने घंटे मैं आईपी मैट या इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैं जाऊंगा, उससे पहले आप कितने घंटे पढ़ते थे एवरेज? और आईपी मैट का जब डिसीजन ले लिया, आपको कितने घंटे का अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ा? एग्ज़ाम से पहले मेरा काफ़ी वॉलेटाइल था स्केड्यूल. किसी दिन 2-3 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन कुछ नहीं पढ़ा, किसी दिन 4-5 भी पढ़ लिए, बट ओवरऑल एवरेज 2-3 घंटे, लेट्स से दैट वाज द एवरेज. एंड जब मैंने डिसीजन लिया एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई करी, मैंने कंपटीशन देखा एंड आई रियलाइज्ड कि इतना पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा. एंड फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू किया एंड दैट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट. तो मैंने धीरे धीरे 3-4 घंटे पे लेके गया, फिर 4-5 पे एंड इवेंचुअली इट टॉप्ड ऑफ एट अराउंड 8-9 hours. आरुष, एक एक्सेप्टेड रियलिटी है और ये एक अंडरस्टैंडिंग सबके बीच में बनी हुई है कि जो स्टूडेंट इंटरनेशनल करिकुलम से स्कूलिंग करके बाहर निकला है, वो बच्चे इंडियन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप तो जा ही नहीं सकते. मैं आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहूँगा ऐसा क्यों, और आपके गलियारों में, आपके कॉरिडोर्स में, आपके स्कूल्स में क्या कल्चर होता है, क्या बातें होती हैं जिसकी वजह से ये थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाता है? So यहाँ पे 2 पॉइंट है. द फर्स्ट पॉइंट इज एज यू टॉक अबाउट द कल्चर. IB बोर्ड, Cambridge बोर्ड, all these international boards, in my school there was a culture where everyone was talking about going abroad. मैं किसी से पूछूँ कहाँ जाना है, US सोच रहा हूँ, UK शायद, and they're all just thinking about बाहर की यूनिवर्सिटीज़, their courses, and उनको IB एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है कि आपको बस पढ़ाई करने बाहर नहीं जा रहे हो, आप एक्सपोजर लेने जा रहे हो, आप पार्टी करने जा रहे हो, मज़े करने जा रहे हो, जो इंडिया को ऐसे व्यू में देखा नहीं जाता क्योंकि उन्हें बाहर जाके मतलब अलग लाइफ जीनी है जो इंडिया में नहीं जी पाए. दे वांट समथिंग न्यू एंड अ लॉट ऑफ देम जस्ट डोंट रियलाइज कि इंडिया इज़ नॉट वेरी डिफरेंट इन दैट सेंस. इफ यू गो टू अ डिफरेंट सिटी यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ लॉट मोर एक्सपोजर एंड दैट इज़ नॉट समथिंग जो आपको ऐसे बताया जाता है, बट ऐसा एक कल्चर ही नहीं है कि आपको ये पता चल सके. तो आई डोंट थिंक इट्स दी स्कूल्स फॉल्ट इधर, क्योंकि उधर इकोसिस्टम ही ऐसा बनता है कि हमें बाहर जाना है, because that's what the IB is built for. If I talk about why it's very difficult for these IB students to actually give these competitive exams is because first of all there's a lot of friction that comes into place. जो मेरा IB एग्ज़ाम हुआ था मई में हुआ था, जो मेरा IP मैट एग्ज़ाम हुआ था वो भी मई में हुआ था. इनफैक्ट जो मेरा एक IB कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था वो सेम डे पे हुआ था with my IP मैट and board, they both happened on the same day. So the friction that is introduced, it's quite high and any sane student would not want to go in and face all this stress for no apparent reason. एक और चीज़ है कि if I talk about as I was talking about कि intersection बहुत कम है, तो अगर मैं IB से पढ़कर आ रहा हूँ 90% doesn't transfer to IP मैट, कुछ सेम नहीं है and that is why कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं. सुनील सर, जैसे आरुष ने भी बताया कि क्योंकि ऐसा सिनेरियो पहले ही डेवलप कर दिया जाता है बच्चों को कि यहाँ के बाहर जाना है, हमें US में सेटल होना है या वहाँ का फील करना, वहाँ के एटमॉस्फेयर को या एंजॉय करना अपने लाइफ को. तो ये बच्चों को क्या, भारत में इतनी सारी प्रतिभा है, ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे बाहर ही, तो ऐसे सिनेरियो क्यों डेवलप करता है ऐसे लोग? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब ये IB इंडिया में एंटर किया आज के 10-12-15 साल पहले, जब बोर्ड इंडिया गया, ठीक है, तो उस समय इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था, NEP वगैरह नहीं आया था, ट्रेडिशनल पढ़ाई होती थी, ये IP मैट वगैरह के नाम की चीज़ें भी नहीं शुरू हुई थी, नॉर्मल लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे, BCom करते थे, तो ठीक था. बाहर बच्चे जो जाते थे उनको नो डाउट एक्सपोजर भी मिलता था, जॉब्स भी मिलती थी. लेकिन पिछले 5-7 सालों में सब कुछ बहुत चेंज हुआ. पहला चेंज, बाहर जा रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रही.
दूसरा चीज़, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो गया। तीसरा, कई बार पेरेंट अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बाहर भेजते थे, नहीं मेरा बच्चा बाहर रहेगा, सेफ रहेगा, यहाँ इंडिया में सेफ नहीं है। अब उन सब चीज़ों में बहुत चेंज आया है। तो वो चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि जो था 15 साल पहले, 10 साल पहले, क्या वो गलत था? गलत नहीं था। लेकिन आज कुछ और सिचुएशन है, आज के 15 साल बाद कुछ और सिचुएशन होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको हम ब्लेम करें कि नहीं पेरेंट्स का ऐसा माइंडसेट होता है, क्योंकि वो होता था। अब हमें उनको बताना है कि नहीं, अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ये चेंज हो गया, इंडिया में नए करिकुलम आ गए, नए कोर्सेज आ गए, बच्चों के लिए सेफ हो गया, और बाहर अगर भेजोगे इसी का 10 गुना पैसा लगने के बाद जॉब नहीं मिल रही। जो इन लोगों को पता चला तो इन लोगों ने मान लिया, सबको पता चलेगा, सब मानेंगे। एक चीज़। दूसरा, अभी आरूष की बात से आपने देखा होगा कि आरूष ने बोला कि जो मेरा करिकुलम था वो तो मैच नहीं कर रहा था, लेकिन जो मेरा पढ़ाई का तरीका था, एनालिटिकल माइंड था, जो आईपी मैट का पेपर है ना सर, वो आईबी वाले बच्चे के लिए ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होता है। टाइमिंग में दिक्कत तो आती है, करिकुलम में दिक्कत तो आती है कि भाई हो सकता है सेम डे एग्जाम है, सेम टाइम पे एग्जाम है, लेकिन जो सीबीएसई से पढ़ के बच्चा निकला है, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो वो उसके लिए जो उसकी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं की पढ़ाई है, और जो एक आईबी वाले बच्चे की पढ़ाई है, इसकी प्रिपरेशन, मेंटल लेवल प्रिपरेशन आईबी वाला का ज़्यादा अच्छा है, अगर ये टाइमिंग को एडजस्ट कर ले, मैच कर ले, मेहनत कर ले थोड़ा सा, जैसा आरुष ने किया। सर इसकी 2 साइड्स हैं। एक बात तो है कि जो आईबी वाले बच्चे होते हैं, दे स्टडी एंड दे बिल्ड एनालिटिकल माइंडसेट, और उनकी मतलब सोच ही ऐसे वे में बन जाती है कि आईपी मैट को प्रेफरेंस मिल जाता है, मतलब वो दे सकते हैं, देर इन अ बेटर पोजीशन। बट द सेकंड थिंग इज़, जो आईबी के जो बच्चे होते हैं उनके एग्ज़ाम्स 7th 8th क्लास से शुरू होते हैं। सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं वो 1st 2nd क्लास से शुरू कर देते हैं। तो सीबीएसई किड्स आर मच मोर अकस्टम्ड टू द स्ट्रेस दैट द आईपी मैट एग्जामिनेशन पुट्स ऑन देम, एंड उनको आदत होती है एग्ज़ाम देने की, जो आईबी के बच्चों को नहीं होती। सो दिस 2 साइड्स टू दिस। नमन सर, क्योंकि जब बच्चे एब्रॉड में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो कैम्ब्रिज वगैरह में जाना चाहते हैं, तो उसमें एक्सपेंस भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वेयर करने पड़ते हैं, अप्रोक्स 4 to 5 CR के आसपास। और आपने इन पैसे को सेव भी करवाया, और एक अच्छा आपने इसको हमारे भारत के टैलेंट को भारत में रखा, क्योंकि 5 साल में भारत बहुत चेंज हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। तो ये जो आइडिया था, क्योंकि पेरेंट्स तो चाहते हैं कि उनको पता है कि बच्चों के लिए अब हमें 4 से 5 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे, लेकिन आपने उसे सेव करवाया अपने दोनों, जो भी स्ट्रेटजी आप दोनों ने बनाया। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब अगर पेरेंट्स कोई देख रहे होंगे जिनके बच्चे उस सेक्टर से सीधे बाहर जाने के लिए तैयार होंगे, चाहे कोई बच्चा किसी बिजनेसमैन फैमिली से आता हो, या उसको खुद से अपने पैरों पे जॉब मार्केट में जाके या एंटरप्रेन्योरशिप के रूट पे जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करना हो, रूट कोई भी कंडीशन हो, एंड में काम तो स्किल करेगी। हाँ, मैंने ये पाया आज की डेट में इंडियन इंडस्ट्री अपने आप में इतनी इवॉल्व है, इंडियन कंपनीज अपने आप में इतनी इवॉल्व है, इतना लैंडस्केप बिजनेस का हमारा इवॉल्व हो चुका है कि आज बाहर की कंपनियां हमारे आके हमारी मार्केट से बिजनेस कमाने की कोशिश करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, सारी इंटरनेशनल फर्म्स आके आ रही हैं। एक कंपनी है जो यूएस के अंदर, मैं अभी देख रहा था, एक पर्टिकुलर ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, वो कैनेडियन ब्रांड है, यूएस के अंदर उनका लॉस, आज सुबह की रिपोर्ट देखी मैंने कि वो कनाडा में तो लॉस कर रहा है और अमेरिका में लॉस कर रहा है, बट इंटरनेशनल मार्केट्स में, ग्रोइंग मार्केट्स में, चाइना, इंडिया जैसे मार्केट्स के अंदर, वहाँ पर वो हाई नेशनल वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एवरीबडी इज वांटिंग टू कम टू इंडिया, और हम अपने बच्चों को बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज का मैंने ये समझा कि इफ आई कैरी एन इंटरनेशनल डिग्री, इससे मुझे कोई दूल्हा बना के या दामाद बना के आके इनवाइट नहीं करा जाएगा। इंडियन कंपनीज देखेंगी आप में स्किल क्या है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और मैंने ये भी पाया इंडियन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में, कॉलेजेस में जो बच्चा सीखता है, जिस रिगर से वो गुजरता है एडमिशन लेने के लिए और एडमिशन के बाद डिग्री भी पूरी करने के लिए, उसके अंदर वो सोना बन के निकलता है। नमन जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा आपको। क्या है कि हम जिस इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं, केवल पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के साथ प्रोफेसर है, लोग हैं, बच्चे हैं, हम
पार्टीज में जा रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा मजे करेंगे, किसके साथ पार्टीज कर रहे हैं, हम ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ये सब हमारा एक सर्कल बनता जाता है। इसी के साथ हमें कल को जॉब करनी है, बिजनेस करना है, नेटवर्किंग करना है, ये सब होता है। अब सपोज मैं यहाँ से चला गया जर्मनी, मैं चला गया आयरलैंड, मैं चला गया सिंगापुर, अगर मुझे जब तक वहाँ वही नौकरी वगैरह मिल रही थी तब तक तो नेटवर्किंग मेरे काम आ रही थी। अब मिल नहीं रही है। अब क्या है, मैंने गया 4 साल तक मैंने ये सब कुछ किया, नेटवर्किंग किया, लोग मेरे सीखा जाना, उसके बाद मैं उठ के चला आया। अब 4 साल तक मैं यहाँ कट गया, हाँ। यहाँ मेरा सब कुछ कट गया और वहाँ जो बना वो यूज का नहीं है। हाँ। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है आज के टाइम पे, जो आज इसी के बात 10 को साल। लेके मैं आरुष की मदर से ये बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब आप तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे मैम कि शुरू से आपको बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, हाँ, है ना, बट मैंने आपके बातों में, क्योंकि इंटरनेशनल लैंडस्केप जिस हिसाब से चेंज हो रहा था, वॉर सिचुएशन चल रही थी, मैंने आपसे जब बात करी तो शायद कहीं आपके दिमाग में डाउट आया। वो डाउट क्या था और क्या रीज़न बना आपका एकदम से, जो ये 15 साल की जर्नी आपने देखी और मेंटली प्रिपेयर्ड थे बाहर भेजना है और एकदम से आपने स्विच कर लिया माइंडसेट, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे प्लीज़। सर मैं अभी आप 2 साल से जो देख रहे हैं कि दुबई जैसी सेफ़ कंट्री भी सेफ़ नहीं है। तो जब ये सब देखा एंड जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि कहीं भी रेसिज्म एंड ऑल के जो इतने केसेस आ रहे हैं लंदन यूएस में, आप अपने बच्चे को भेज दो, पैसे भी चलो अगर आप सेकेंडरी रख लो, एक सेफ्टी पर्पस से भी वी वर वेरी मतलब डाउटफुल कि क्या करना है। और जो आईबी का जो इकोसिस्टम है उसमें अगर आप किसी करियर काउंसलर से जाकर बात करते हो तो जैसे कि मैम आपका बच्चा आईबी का है, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ सेंडिंग देम टू एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, बीकॉम ऑनर्स वगैरह थोड़ी ना करेगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। सो वी वर जस्ट कि अब क्या करें एंड ऑल। बट जब आरुष IIM रांची गया तो ही सेड कि मम्मा आई रियली लाइक्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों से मिलके एंड दोज किड्स वर रियली इंटेलिजेंट। तो मैंने कहा देन व्हाई नॉट। और मैं भी एक हंसराज कॉलेज बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे पता है कि किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बाहर ही जा रहे हैं वही कुछ कर पा रहे हैं, इंडिया ऐसा नहीं है। तो बट IB करा के ये था कि अब हमारे पास क्या ऑप्शंस ओपन है, क्योंकि इंडियन एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET के लिए तो बच्चे को बहुत इश्यूज आ जाएंगे, बच्चा कर भी पाएगा कि नहीं। तो जब नमन सर से मिली एंड जब आरुष ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया और उसने वो इतनी रिगरस 8 से 10 से 12 घंटे की पढ़ाई डेली कर कर जैसे जैसे उसके एडवाइज़र्स काउंसलर्स गाइड करते गए, वो बिल्कुल उसने किसी की नहीं सुनी कि नहीं मतलब जो भी, क्योंकि क्या है ना, पेरेंट्स एंड बच्चे, अरे यार तो इंडिया में कैसे कर सकता है, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट। एंड you can, there are a lot of in Asia also there are a lot of options, हांगकांग भी जा सकते हो, सिंगापुर भी जा सकते हो, ऑफ कोर्स जा सकते हैं, बट अपने बेसिस पे आप इंडियन, आप टेक इट एज अ चैलेंज ना। आरुष ने ही टुक इट एज अ चैलेंज, सो स्किल उसके पास था, पढ़ना उसने सीखा, करा, 15-20 दिन 1 महीने की जर्नी में उसे समझ आ गया कि मुझे करना कैसे है। आरुष ये टेस्टमेंट है कि मुमकिन है। हाँ मुमकिन है। जब उसको समझ आ गया कि कैसे ये गेम खेली जाएगी, उसने बिना मतलब आंख बंद करके, वो जैसे वो एक आपने सुनी होगी स्टोरी कि वो रैबिट बिल्कुल बहरा होके बिल्कुल आग चलता जाता है और पहाड़ के ऊपर टॉप तक पहुंच जाता है, ऐसे ये भी, इसने भी बिल्कुल किसी की नहीं सुनी, कुछ नहीं, सिर्फ अपने काउंसलर्स नमन सर, सुनील सर और जो भी इसके टीचर्स रहे हैं इस जर्नी में, बस ये पढ़ता गया और इसका विश्वास ही उसने कह दिया था, मम्मा अब मैं बहुत घबरा रही थी कि भाई बच्चा ना इधर का रहा ना उधर का रहा, अगर इसका इन जिन यूनिवर्सिटीज़ में बाहर चाहता है इस वजह से अगर ये IB स्कोर नहीं ले पाया और इसका यहाँ भी नहीं आया तो बैकअप क्या है हमारे पास। बट देन ही वॉज कॉन्फिडेंट, नमन सर वॉज कॉन्फिडेंट, सुनील सर वॉज कॉन्फिडेंट, सो हमने कहा चलो, इट वॉज अ बिग रिस्क फॉर अस, बट हाँ बच्चे ने करके दिखाया आज। सुनील सर ने, अब मुझे इस बात का, सुनील जी आज मैं कैमरे के सामने बात बोल रहा हूँ, मैं डाउट में था। सुनील सर ने मुझे एक दिन आज से 6 महीने 3 महीने पहले हमें ये बात बोल दी थी कि आपका बच्चा IIM जा रहा है। अच्छा, अब ये बात हुई थी, सुनील सर ने बोल दी थी कि आपका, मुझे नहीं पता कौन से IIM जा रहा है, बट आपका बच्चा IIM जा रहा है।
इट्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद सो मेनी चिल्ड्रन, जिसकी वजह से सर ने बोला. बट एक बहुत प्रख्यात बात इस कॉन्वर्सेशन में निकल के आई, कोई बैकअप प्लान नहीं था. आरुष, हमने आपको कई बार ये बोला कि DU अप्लाई कर लो, CUET अप्लाई कर लीजिए, इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस को भी कम से कम अपने बैकअप प्लान का पार्ट बना लीजिए, अच्छे वालों को तो बना लीजिए. हम आपसे कितना कन्विंस करते रहे आपको, बट उसके बावजूद भी आपने किया नहीं. क्यों? और क्या रिस्क था आपका? आपको टाइट रोप पता है? एक स्पोर्ट होता है टाइट रोप, एक बहुत पतली सी स्ट्रिंग पे वो चलते हैं, देयर इज अ स्टिक एंड दे वॉक ऑन इट. तो आई सॉ स्टेटिस्टिक, मैं देखा था कि जब सेफ्टी नेट्स होते हैं टाइट रोप के नीचे, देयर इज अ मच बिगर चांस दैट दे एक्चुअली फेल और स्टॉप इन द मिडल. एंड ये मैंने बाद में देखा था, बट बैकअप प्लान बी जब होता है ना, तब प्लान ए को आप पूरा माइंड लगाते नहीं हो, एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड. बट बैकअप रखना चाहिए था, दैट वाज रखना चाहिए मतलब रखना नमन जी, मैं यहाँ पे इंटरवीन करूँगा. एक्चुअल में ना हमारे इंडिया में एक बड़ा कंसेप्ट है, जो IAS की तैयारी करता है कहता है बैकअप क्या है. जो इसकी तैयारी, मैं आपको बता रहा हूँ, IP MET में अपने आप में 10 बैकअप ऑलरेडी है. आप तैयारी करते हो इंदौर की, आप इंदौर की तैयारी करते हो, रोहतक है, शिलोंग है, बेंगलोर है, मद्रास है, आपका कोझिकोड है, निर्मा है, IIFT है, ये सब बैकअप ही तो हैं. और इसी के ऑफशूट्स हैं. अगर आपको शुरू से ही पता हो कि मैं निर्मा के बराबर भी नहीं हूँ, तो मैं बोलता ही नहीं IP MET की तैयारी करो इसको. उतना तो इवेलुएट किया था ना हमने इस बच्चे को. हाँ. तो ये जो कंसेप्ट की कोई, जब हम किसी को कहते हैं आप IAS की तैयारी कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो IAS में जाएगा, लेकिन IAS की तैयारी करेगा तो उसको IPS मिलेगा, IRS मिलेगा, PCS मिलेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ. तो सेम वे इनके पास बैकअप था, इसलिए मैंने आपसे कहा था. IIM तो जा रहा है, कौन सा IIM जा रहा नहीं पता, वो बैकअप ही थे वो सारे, वो बैकअप. आरुष, सुनील सर ने बताया, आपकी मदर ने ये बात बोली कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स लगते हैं. मैं हर पॉडकास्ट में एक ये स्टेटमेंट दे चुका हूँ, इट टेक्स अ विलेज टू बिल्ड अ चाइल्ड, और इट टेक्स अ विलेज टू बिल्ड अ चाइल्ड. Yes. सो उसमें वो स्टेक होल्डर्स, आपकी मदर who had to completely change her routine and be there with you and provide pastoral care, support, finances, your parents, right? Second, obviously counselor, the college counselor, which forms, when, where, kaise, teachers, and interview के prep के अलग लोग थे, exam prep के अलग लोग थे. And then I consider myself to be a part of the person who was handling your psychology. और otherwise I would have felt jobless. मेरे पास तो कुछ और करने को था ही नहीं. माइंडसेट का क्या रोल है? देखिए, प्लीज मत भूलिएगा, इस पॉडकास्ट का पर्पस उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, खास तौर से जो इंटरनेशनल करिकुलम में हैं, टू शिफ्ट देयर माइंडसेट कि इंडियन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की क्या वैल्यू है और उसको कैसे उसको अचीव किया जा सकता है. तो योर जॉब इज टू प्रोवाइड वैल्यू टू द व्यूअर्स, कंसिडरिंग दैट व्हाट वर द पिटफॉल्स दैट यू फेस्ड, कहां आपका साइकोलॉजी आपकी बार बार शिफ्ट हो रही थी, और क्या माइंडसेट राइट रखना जरूरी है, उसके बारे में प्लीज ऑडियंस को बताइए. जी, काफ़ी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, बट इसका काफ़ी लंबा आंसर रहेगा. हाँ. मैं जब भी किसी और स्टूडेंट की पॉडकास्ट देखता हूँ या बात करता हूँ, ऑल ऑफ देम आर सेइंग कि हो गया, आसान था, मैंने कर लिया, कुछ नहीं सोचा, मेरे को स्टार्टिंग से पता था मेरा हो जाएगा. बट मेरी जर्नी काफ़ी अलग थी. इट वाज फिल्ड विद अनसर्टेनिटी. लॉट ऑफ द टाइम्स मेरे को एक्टिंग करनी पड़ती थी कि नहीं हो जाएगा. इंटरनली लगता था कि आई डोंट नो क्या होगा. And it is filled with a lot of pain that you have to go through, a lot of sacrifice, and you're not even sure कि ये sacrifice worth it भी होगा. मैंने अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया था, मैंने बहुत सारी ट्रिप्स मिस करी, बहुत सारी सोशलाइजिंग मिस करी, पार्टी मिस करी, all of it for
गोवा की ट्रिप भी मिस करी, हाँ, गोवा के क्या मिस करी? गोवा की ट्रिप मिस करी। गोवा की ट्रिप मिस करी। at each point of time you think about कि will it be worth it in the end. There was a lot of times जब आप सोचते हो कि गिव अप कर लेते हैं, बैकअप तो होना चाहिए, कहीं और चले जाएंगे, मतलब कुछ it's not the end of your life if you don't pass the exam, but it is बहुत सारे negative thoughts आते हैं in all honesty, and you have to learn to manage them. As Naman sir said, he managed my psychology in a very good way. He motivated me quite regularly और उससे काफ़ी help मिली. But if I talk about the right mindset that you should have, which is quite difficult and probably not very realistic, but this will help you a lot in the exam, is just being disciplined and thinking logically. अगर आप सोचते रहोगे कि नहीं होगा, you're obviously manifesting कि नहीं होगा, and you cannot stop those thoughts. But if you think about how much inputs you're putting in, and if it is actually turning into the result that you want, then you can actually understand if you're going to get in or not. IP मैट जैसे एग्जामिनेशन, दे डिपेंडेड ऑन 2 things, एप्टीट्यूड एंड इनपुट. अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत हाई है, देन यू कैन गेट अवे विद लो इनपुट्स, बट आपका एप्टीट्यूड लो है तो यू कैन नॉट गेट अवे विद इवन वेरी हाई इनपुट्स. तो इफ़ यू लॉजिकली थिंक अबाउट कि मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, I just need to put this much effort in, this many inputs in, and do this much of work, I should be able to get in. And that sort of logical thinking will help you just navigate this landscape in a much better way. Obviously, you cannot just say कि इतना पढ़ लूँगा 100% है, but you can get idea लग जाता है कि हो जाना चाहिए. And the next thing is, ये मेरे को बहुत परेशान किया इस प्रॉब्लम ने, decision paralysis. अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हो या एक चीज़ करते हो, जैसे IP मैट इज़ अ वेरी बिग एग्जामिनेशन, दैट इज VA, MCQ, essay, a lot of math, a lot of English that you have to study, and it at one point becomes very overwhelming. आपको पता नहीं है कि आपको इस पॉइंट पे क्या पढ़ना चाहिए, कल क्या पढ़ना चाहिए, परसों क्या पढ़ना चाहिए, एंड इवन व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग इट गेट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, एंड दैट जस्ट पुट्स यू इन अ डिसीजन पैरालिसिस. ये आपको बहुत टाइम वेस्ट करती है, इसने मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट किया है, एंड जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दैट डिसीजन पैरालिसिस, putting a stop to that planning phase and just starting to do the hard work, deciding to study and just starting to study instead of just planning what to study, I think that will be quite helpful. कैसे ये डिसीजन पैरालिसिस से कैसे बाहर निकला जाए? क्योंकि आपने बहुत अच्छी, बहुत प्रख्यात बात बोली है कि IB का करिकुलम डिफरेंट है, IB के एग्जाम्स भी सेम टाइम पे चल रहे हैं, और IP मैट का एग्जाम भी आने वाला है, और लिटरली यू हैड both high stakes examination on the same day, but और टाइम वही है, उसी टाइम पे आपको प्रिपरेशन करना है. जब CBSE के बच्चे, कल मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अभी हम ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो आरुष ने ये क्लेम किया कि मैं अंडर 30 की ऑल इंडिया रैंक लेके आता, जो कि इनकी IP मैट में ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी की 109 आई, बट कैटेगरी कंसिडर करके 104 की रैंक आई इनकी. तो इन्होंने बोला कि अगर मेरे पास CBSE मैंने किया होता और मार्च में मैंने अपने एग्जाम दे दिए होते और 2 महीने मुझे मिल गए होते, तो उन 2 महीनों के अंदर मैं 100% श्योर हूँ कि मैं अंडर 30 ऑल इंडिया रैंक लेके आता और IIM इंदौर में निकलता. उसको अपना कॉन्फिडेंस था. बट ये जो डिसीजन पैरालिसिस आपके साथ हुआ, और ये बहुत सारे IB स्टूडेंट्स के साथ होगा, हम सबके साथ होता है, प्राइमरीली उन्हीं के लिए कर रहे हैं ये पॉडकास्ट. तो वो उससे निकलने का तरीका क्या है, उसमें एडवाइजर्स का रोल क्या है, उसमें प्लानिंग का रोल क्या है, वो थोड़ा सा बताइए. Can I add something? हाँ प्लीज. So I think this journey starts from changing your mindset first. पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी, काउंसलर्स के पर्सपेक्टिव से भी, तभी वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाएंगे और उनको एक ये गाइड कर पाएंगे कि येस, दिस लैंडस्केप इज़ ऑल्सो ओपन फॉर यू टू नेविगेट. सो यू नो, फ्रॉम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव यू हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि येस, इंडिया में भी बहुत ऑप्शंस हैं. देयर आर सुप्रीमली गुड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया वेयर योर चाइल्ड कैन परस्यू एन एक्सीलेंट एजुकेशन किसी भी फील्ड में. सो जब वो नेविगेट करेंगे 9-10 से, जैसे हम काउंसलिंग और बच्चे का वो स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ अगर वो इंडिया को भी कंसिडर करेंगे, तो अगर ये IP मैट की जर्नी, जैसे आरुष को सिर्फ 8 months मिले, अगर उसको वो 1 साल 1.5 साल, जैसे CBSE के बच्चे भी स्टार्ट करते थे, स्टार्टिंग वेरी अर्ली 11th से 12th की बिगनिंग से स्टार्ट कर देते हैं, तो आई थिंक वो उनको भी वो एक एज मिल जाएगी उस जर्नी में. होपफुली आज का ये पॉडकास्ट है वो IP मैट वाले बच्चे और CBSE दोनों के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा. इसमें मैं आरुष से एक सवाल करना चाहता हूँ. कभी ऐसा रिग्रेट हुआ या कभी ऐसा रात को नींद नहीं आई कि यार मैंने
सोच तो लिया डिसीजन इसे करने के लिए, कभी ऐसा भी हुआ कि कई बार रात को नींद नहीं आया कि हर रात कभी ऐसा हुआ? तो मैं आरुष से पहले बताया था इस क्वेश्चन का आंसर। एक दिन मेघा जी का मेरे पास फ़ोन आया हाँ कि सर आज वो हाइब्रिड कोर्स का लास्ट डेट है, वो 20,000 रुपये भरने हैं, भर दूं क्या? मतलब हाँ, मतलब उनको लग रहा था कि नहीं होगा। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। फिर दोबारा हमारे आधे घंटे बाद मैंने कहा बिल्कुल मत भरिए। पूछिए, मैंने कहा बिल्कुल मत भरिए। इन्होंने कहा क्या? मैंने कहा बिल्कुल मत भरिए। तो क्या होता है सर, अगर आपको एक्सपीरियंस है, हाँ मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट मी और नमन जी और मेघा जी, ये जो कंबाइंड सिस्टम चल रहा था ना, और सब उस पर लगे थे। और सबसे बड़ी बात है कि मेघा जी का एक था, वो एक्सेप्ट करने को तैयार थे। आप बताइए सर, हाँ कई बार क्या होता है, बच्चा कहीं इधर चल रहा है, पेरेंट उधर चल रहा है, टीचर वो पढ़ा रहा है जो उसको क्लास में पढ़ाना है, उसको वो नहीं पढ़ा रहा है कि बच्चे को क्या चाहिए। हाँ। टीचर अपना एक बैच है, उस बैच में जो चल रहा है, आज मेरा सिलेबस ये है। हाँ। अब वो भाई आरुष को क्या पढ़ना है, मुझे उससे मतलब होना चाहिए, मेरे बैच में क्या मतलब है। हाँ तो वो जो कंबाइन था ना कि हमने इंडिविजुअल क्लासेस दी, हमने इंडिविजुअल किया, इस पूरे प्रोसेस में पैसे भी ज़्यादा लगे होंगे, वो भी रहे, लेकिन सब उसके तहत हाँ जी हमें ये करना है, हमें आरुष को देखना है, हमारा बैच या मैं ये करूँगा या नमन जी अपने नहीं, सब एक कॉमन पॉइंट था कि आरुष का सक्सेस। और नमन ने जो कहा वो माना, मैंने जो कहा वो माना, मेघा जी कहते हैं हाँ जी आप बताइए, आप जो कहेंगे हम ऐसे करेंगे। आरुष, मुझे अभी भी आपका वर्जन चाहिए, हाँ क्लियर कट स्टेप्स ऑफ कमिंग आउट ऑफ डिसीजन पैरालिसिस, हाउ टू प्रिपेयर बोथ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्जामिनेशंस इन दैट सेम टाइम फ्रेम, क्लियर कट स्टेप्स। सो पहली बार डिसीजन पैरालिसिस के काफ़ी लेवल्स होते हैं। या तो एक लेवल है आपको कुछ भी नहीं पता, आपको आईपीएमआर के बारे में कुछ नहीं पता, आपको एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता। ये बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बात तो सबको पता लग गई है कि एडवाइजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर लेट्स से आपको पता है आईपीएमआर एग्जाम क्या है, आपको बस ये नहीं पता कि अभी क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सोचना छोड़ना है, आपको बुक उठानी है, आपको सॉल्व करना है। any studying, you have to pick up the book, stop thinking, start solving questions. And this would have genuinely helped me a lot more if I just did this. But if you plan and अगर आप प्लानिंग ही करते रह जाओगे, that is also a very big problem, and I think I did face that, कि आप बस एडवाइज़र से ही बात कर रहे हो कि मेरे को ये पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, बट फिर एडवाइज़र्स तो पढ़ेंगे नहीं, आपको ही पढ़ना है ना। तो आई थिंक प्लानिंग डज प्ले अ रोल, बट जस्ट डूइंग द वर्क प्लेज अ बिगर रोल। मैं इसमें बहुत गहरी बात आरुष ने कही है, मैं उस गहरी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूँगा। वंस यू हैव द राइट सेट ऑफ पीपल हु आर गाइडिंग यू, एडवाइजर्स कौन होने चाहिए पहले तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। हाँ है ना, अगर राइट एडवाइजर्स ही नहीं मिले तो कैसे आप सॉल्व करोगे अपनी प्रॉब्लम को। बट वंस यू आइडेंटिफाइड द राइट सेट ऑफ एडवाइजर्स, आरुष ने बहुत प्रख्यात बात बोली कि हम उस सोच में फंस जाते हैं और उस सोच से बाहर नहीं निकल पाते। वो ये हमारी काफ़ी बात इस बात के ऊपर हुई कि आज हमें क्या करना है, इस क्षण में क्या करना है, और वो आरुष ने बोला किताब उठानी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। उसने इतनी ब्यूटीफुली बात, प्लीज। मेरे को मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी थी कि आई एम लेट्स से एट अ पार्टी विद अ फ्रेंड एंड आई सी अ गर्ल दैट आई लाइक। अगर मैं उसको जाके हेलो नहीं बोलूँगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, तो अगले 15 मिनट में पार्टी ओवर हो चली जाएगी, फिर तो चांद ही चला गया ना। तो इस जो 15 मिनट है, you have to be careful, your child is going to IIM and he knows stuff. He knows stuff. जस्ट एग्जाम्पल आए थे। नमन जी यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा, हमने इस पूरे प्रोसेस में कई बार ऐसा भी हुआ कि हम एक टीचर हैं पढ़ा रहे हैं या एक कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और जब हमने देखा कि हमारी ज़रूरत कुछ और है तो हमने वहाँ पे चेंज भी किया। किया हमने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। वो एग्जांपल बताएंगे सर? मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक एक्स टीचर से वाई पे जो हम गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, हाँ, वो जरूरतें कैसे बदलती हैं, हाँ, जरूरतों के बारे जब में हमने आपने बताया अगर। डिस्टेंस को देखा, जब हमने देखा कि जब वहाँ बच्चा जा रहा है वहाँ 5 लोग हैं, लेकिन मुझे तो अपना एडमिशन से मतलब है। वो 5 को, क्योंकि उनको वो जो पढ़ा रहे हैं वो अपना कोचिंग चला रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को ना बहुत समय पे अगर मान लो हम 10 बार जाते रहते जैसे लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं, एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया, वहाँ 200 बच्चे हैं, टीचर जो है बेस्ट वाले को पढ़ा रहा है, बेस्ट वाले का रिजल्ट आ गया, उसने छाप दिया,
आरुष की हमें जर्नी में उसका- बहुत हाँ, क्यूरेटेड हाँ, अप्रोच रही है हाँ, कि बहुत भाई, curated तो रही हमें है इस चीज आरुष को की देखना जर्नी। पड़ेगा, मेरी क्या जरूरत है, मेरी क्या जरूरत है, क्या अच्छा है मुझे वो नहीं ढूंढना, अच्छा, मुझे क्या चाहिए वो ढूंढना है। मुझे पता है जैसे इसमें आरुष का भी बहुत बड़ा स्टेक था और उसकी डिसीजन मेकिंग, ऑल्दो मैं उस पॉइंट पे भी आने वाला हूँ, मैंने लिखा है डांटने की स्टोरीज बट आरुष का बहुत बड़ा रोल रहा कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि बैकअप, मैं बार बार बोल रहा था कि आरुष बैकअप प्लान क्या है, बैकअप प्लान क्या है, मुझे नहीं पता था उसके दिमाग में ये टाइट रोप एनालॉजी चल रही है बट उसने डिसाइड किया कि मैं CUET नहीं दूंगा। he put his foot down and said या तो मैं IPA मैट दूंगा या CUET दूंगा, मैं दोनों तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को IB देना है और साथ में एक हाई स्टेक एग्जामिनेशन। तो और बाय द वे मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, सुनील जी, आप IIM की लोगों की भ्रांति है कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं। नहीं, तो नहीं, ऐसा- बैचलर प्रोग्राम कैसे होते हैं और कौन कौन से एग्जामिनेशंस कितने IIMs को कवर करते हैं, उसके बारे में अगर आप बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ, आईएम्स में हमारा जो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ था IP मैट, जो कि इंदौर कराता था, उसके बाद रोहतक शुरू हुआ, फिर इंदौर के एग्ज़ाम को यूज करके बहुत सारे और आईएम्स ने, जैसे अमृतसर है, शिलोंग है, इन्होंने एडमिशन लेना शुरू किया। उसके बाद अब लखनऊ ने अपना शुरू कर दिया, बेंगलोर ने अपना शुरू कर दिया, मुंबई ने अपना शुरू कर दिया, कोझिकोड ने शुरू कर दिया, जिपमेट होता है जिसके थ्रू हमारा जम्मू में एडमिशन हो रहा है, बोध गया में एडमिशन हो रहा है। तो हमारे पास 12th के बाद बहुत आए हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारे पास, आप कह रहे हैं कि आरुष के पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास तो ऑप्शन था ना, इसलिए मैंने कहा था कौन सा आई एम नॉट श्योर बट IIM इज देयर। आरुष, कौन से वो डिफरेंट IIMs के जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में ऑडियंस को बताना चाहेंगे? So I am इंदौर, रोहतक और जम्मू, बोधगया, रांची। शिलोंग और रांची, इनका IPM प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। दीज फोकस प्योरली ऑन बिजनेस, मैनेजमेंट फंडामेंटल्स एंड ऑल ऑफ दीज। और इनका डायरेक्ट गेटवे है MBA में। तो आप पहले 3 साल BBA करोगे, BA फॉर इंदौर, BBA फॉर रेस्ट एंड MBA आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 2 years। तो आपको फिर कैट नहीं देना। फिर एग्ज़ाम्स लाइक जो बैंगलोर का है फॉर दी IIM UG, उसका BSc कोर्स है। फॉर दैट इट्स ओनली अ 4 year कोर्स जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस पढ़ोगे, बट आफ्टर दैट MBA के लिए आपको फिर से कैट देना पड़ेगा। सो और ये जो है ये इट्स प्योरली बेस्ड ऑन थ्योरी, इट्स नॉट अ बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स। लखनऊ एंड मुंबई आई थिंक आर मोस्टली डेटा साइंस कोर्सेज एंड वो इकोनॉमिक्स पे कम फोकस्ड हैं। सो इट्स क्वाइट डाइवर्सिफाइड फॉर जो स्टूडेंट्स जो प्रेफर करेंगे, वैसा कोर्स मिल जाएगा सारा IIMs में। अब मेरा सवाल है मेगा मैम, क्योंकि आप पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि पॉडकास्ट में बहुत सारे बच्चे तो देखते ही, उनके पेरेंट्स ज़रूर देखते हैं, जो आपने जो फेस किया। जैसे अभी सुनील सर ने बताया कि आपने फ़ोन किया था कि आज लास्ट डेट है, क्या फॉर्म को फिल किया जाए, जब हमारी हाइब्रिड की बात चल रही थी, हाइब्रिड प्रोग्राम की। इन्होंने विद कॉन्फिडेंस या उसको आरएस को देखकर सोचा होगा कि नहीं ये तो निकालेगा। तो उस समय आपके, क्योंकि एज ए मदर, क्योंकि एक डिसीजन का जो टाइम होता है ना वो, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो किसी भी पेरेंट्स को लगता है यार मैं तो कैपेबल हूँ, मैं भर सकती हूँ इसको, मैं फॉर्म को फिल कर देता हूँ बैकअप के लिए। लेकिन आपने इन पे, अपने दोनों गाइडलाइंस पे बिल्कुल भरोसा किया और आपने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा। जैसे होता है ना कि बिना नेट के उसको अपने प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया मैदान में। तो वो क्या था कि आपको इतना भरोसा था अपने बेटे पे, या हमारे दोनों जो आपके गाइड करने वाले दोनों पिलर्स थे? सर मैं आपको बताऊँ तो, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो, ट्रूली ऑनेस्टली, मतलब जब ये डिसीजन हमने लिया, आई वॉज पैनिकिंग एवरी सिंगल डे। मतलब मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे। और मैं आरुष, जैसी नमन सर यूज्ड टू कॉल मी कि हाउ इज़ आरुष स्टडिंग। मैंने कहा इस कम्प्लीटली गाइड, उसको मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है उठा के एंड ऑल। देन नमन सर यूज्ड टू कॉल सुनील सर। देन वी थॉट कि स्टेप बाय स्टेप कि अच्छा ये इसको चैलेंज हो रहा है, लेट्स सॉल्व दिस चैलेंज। इस टीचर से बात नहीं बन रही, लेट्स चेंज द टीचर। सो ये रोज़ के डिसीजंस चल रहे थे हमारे, एवरी डे हम इसके ट्रैक रख रहे थे, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा एंड ऑल। एंड नमन सर यूज्ड टू कॉल कि जब जैसे ये थोड़ा सा वो हो रहा था, खुल के बोलिए मैम। टुडे आई नीड अ रेस्ट, आज मेरा मन नहीं है, एक दिन तो मुझे चाहिए। सो नमन सर स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम कि यू नीड रेस्ट। एंड वहाँ बच्चे वो जिनके साथ तुम कॉम्पीट कर रहे हो, और नमन सर यूज्ड टू शाउट एंड आई वाज लाइक
प्लीज आप प्लीज उल्टा जवाब मत देना आरुष को। और मैं इसके सामने हाथ जोड़ के बैठी क्योंकि टीनेजर है, एक सेकंड लगेगा इसे थोड़ा सा उल्टा जवाब देने में, और फिर मैंने कहा बनी बनाई कहानी सारी बिगड़ जाएगी, बैकअप ऑप्शन नहीं है, प्लीज उल्टा जवाब मत देना। फिर मैं म्यूट पे करके इसे प्लीज प्लीज करके फिर ये बड़े कामली जवाब देता था, ठीक है मैं कर रहा हूँ। तो इसे उस जर्नी में मनाना करना, वहाँ जाना है, इसका मन नहीं भी होता था, गुड़गांव जाना है का मन कि नहीं मुझे आज फ्रेंड का बर्थडे है। अपने बर्थडे पे ही वॉज एट गुड़गांव। अपने बर्थडे पे इसका पूरा प्लान था कि मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊंगा, डिनर करूंगा। 18th बर्थडे हाँ, 18th बर्थडे, और उसी बर्थडे के एक दिन उस पहले birthday- आपने डांटा था, वो डांटने हाँ, वाली कहानी वो पूरा मतलब ये बच्चा मतलब मैं भी रोई हूँ लिटरली कि भाई बच्चे का 18वां बर्थडे है। इसका सारे IIMs से कॉल आ गई थी इंटरव्यू की, एंड वी हैड अ वेरी फ्यू डेज टू प्रिपेयर हिम। रोहतक की आई थी। हाँ सारी आ गई थी इसके, हाँ रोहतक की आई थी, बट तो सबसे पहली कॉल सबसे पहले रोहतक रोहतक की आई थी। तो उसको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए दिन ही कितने बचे थे, और दिन एक्चुअल में हमारा अगर उस दिन नहीं जाते हम, हमारे दिन वेस्ट हो जाते, क्योंकि इसकी बिल्कुल 10 दिन बाद की ही डेट निकल के आई थी इंटरव्यू की। 18th बर्थडे ही वाज लाइक आप मेरी साइड नहीं लेते कभी, आप मेरी तरफ से नहीं बोल सकते थे क्या, आप भी तो कुछ बोल सकते हो कभी। एंड ही वाज फाइटिंग फॉर मी, आप जाओ यहाँ से, एंड ही वाज लाइक लिटरली, एंड आई वाज लाइक कि क्या करूँ कैसे करूँ। बट देन नमन वाज वेरी श्योर कि कल तो हम जाएंगे, 18 बर्थडे मनता रहेगा। नाउ यू आर हैप्पी? I'm very happy. So every sacrifice paid off. मैं आरुष का पर्सपेक्टिव समझना चाहूंगा। आरुष 18th बर्थडे का वाक्या क्या था, मैंने क्या बोला था, और मेरी आपसे जद्दोजहद क्या थी? जो डांट पड़ी आपको वो देखो, वैल्यू प्रोवाइड करनी है व्यूअर्स को, तो दोनों के पर्सपेक्टिव शेयर करिएगा। ऑनेस्टली बोलूँ, हर 2-3 में नमन सर मेरे को एक बार कॉल करते थे, एंड एक पॉइंट पे आई यूज टू ड्रेड हिज वॉइस, क्योंकि जब भी समझाते बहुत धीरे धीरे बोल के समझाते थे, एंड मतलब समझाते ही रहते थे, तो बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है at that time। एंड तो जैसे मम्मी ने बोला मैं सुन लेता था, गुस्से में सुन लेता था। फिर इफ आई टॉक अबाउट द बर्थडे थिंग, तब मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मैं अंदर से फ्यूम हो रहा था कि अब मेरा बर्थडे 18th बर्थडे, इट्स अ स्पेशल डे, एंड मेरे को जाना पड़ेगा गुड़गांव टू हैव मीटिंग, मेरे दोस्तों के सारे प्लान कैंसिल करने पड़ेंगे, पूरा दिन लग जाएगा। एंड इट वाज क्वाइट पेनफुल आल्सो। एक चीज़ जो मेरा रोल था, जो मुझे लगा मेरा रोल था, वो कैंडिडेट की, आरुष की माइंडसेट को मैनेज करना। हम पेरेंट्स, हम टीचर्स ये भूल नहीं सकते, एंड ऑफ द डे हमने किस बैटल को लड़ने के लिए, किस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को लड़ने के लिए एक 17 साल के बच्चे को देश में समुंदर में ढकेला है। इस बात की ग्राविटास, इसकी गहराई को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, कोट ना किया जाए, more than 30,000 candidates apply for the IP MAT examination. तो एग्जैक्ट बता देता हूँ, 32,000 के आसपास ही होते हैं, तो आप सही हैं। ठीक तो 30,000 से अधिक बच्चे IP MAT का एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट्स होते हैं। उन कैंडिडेट्स में ऑल इंडिया रैंक आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर द एग्जामिनेशन, आफ्टर द इंटरव्यू, आफ्टर एवरीथिंग, 104 की रैंक उसकी आई है। वाह। और नहीं, वाव नहीं सर, 104 की रैंक तब आई है जब दिवाली के बाद ये डिसीजन लिया गया। इतने कम एक IB का बच्चा था, उसके एग्जाम क्रैश कर रहे थे, और IB में 39 का स्कोर लेके आया है। और बाकी बच्चे 2 साल पहले से कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहे थे। इस सिचुएशन में 109 की रैंक लेके आया। परंतु एक और बड़ी प्रख्यात बात बताना चाहूंगा, आरुष ने मुझे शेयर करी। उसने मुझे बताया कि जो उसका 191 का स्कोर आया था IP MAT का, उसकी रफ एस्टिमेशन, उसकी रिसर्च के हिसाब से ये है कि अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 बच्चे उसके आगे थे स्कोर की वजह से। और टोटल नंबर ऑफ जनरल कैटेगरी की सीट होती है 60, अराउंड 60।
55-60 के अराउंड सीट्स होती हैं, हाँ ठीक है जी। हाँ। आप कंपटीशन समझिए, 30,000 लोग उन 55-60 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, हाँ या सारी कैटेगरीज मिला के 120-150 की सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। इंटरव्यू की महत्वता क्या होती है? आप 30,000 में से 1000 अप्रोक्सीमेटली 1000 को कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, और उस 1000 में से 50 इसके लिए वो 50 या 60 सीटों की 55-60 सीटों में से एक सीट लेनी है। तो वहां पर भी 5% का कन्वर्जन रेशियो है इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी। अच्छा इंटरव्यू कॉल आने का मतलब ये नहीं है, एग्जाम क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि सीट मिल गई। राइट इंटरव्यू निकालने का इंपॉर्टेंस क्या थी, जो हम लोगों को रियलाइज हो रही थी, और यही हमारा काम है एज एडवाइजर्स, कि ये जो 300-400 सीट्स कैंडिडेट्स इसके आगे थे, अपने इंटरव्यू की बदौलत उसने इतना अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर किया और दिया, उसकी बदौलत वो 300 को पार करके 400 की रैंक, या 300 या 400 की रैंक से 104 की रैंक पे आके खड़ा हो गया। अब वो मुझे उस वक्त हेट कर रहा होगा, मैं जानता हूं कि उस वक्त मुझे उसकी मदर, वो उसके रिलेटिव्स, एवरीबडी वो मन में मुझे कोस रहे होंगे, विलन बना रहे हैं। विलन बना रहे होंगे। परंतु मेरे को क्या दिखा, हाँ सबसे पहली कॉल, जो फर्स्ट कॉल इसके पास आई, वो IIM रोहतक की आई। ये वो एग्जाम है, अभी मैं उस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लोर करूंगा आपसे। ये वो एग्जाम है जो एक रात पहले, जो शायद आरुष मिस करने की सोच रहा IIM था। रोहतक अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम लेता है, IP मैट की उस पे होता है, गाइडलाइंस पे होता है, बट उसका सेपरेट होता है, और उसमें भी ऑलमोस्ट 15,000 बच्चे सिर्फ IIM रोहतक की सीट्स के लिए वो करते हैं, दे अपीयर फॉर द एग्जाम्स। अच्छा तो वो एग्जाम, अभी उस टॉपिक पे आएंगे, हाँ। बट मैं अपनी बात खत्म कर दूं। हाँ जब इसकी रोहतक की पहली कॉल आई, मैंने इसकी आवाज में, इसके बात करने के लहजे में एक रिलैक्सनेस, कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस महसूस किया, हाँ, और वो ये समझ नहीं रहा था। अच्छा मेरा काम तो यही है। वहां मुझे आड़े हाथों लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो 8 महीने की जर्नी थी, क्या पानी फिर उसको, जाता। क्या हमारे पास वो स्कोप था कि कॉल आने के बाद आखिरी चरण पे वो हार जाएं? नहीं। इसलिए गाइड्स का करने वाला तो देखो जी आरुष है, हाँ ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, बट हम तो उसकी जर्नी के साथी हैं, और अगर हमने अपना रोल सही नहीं निभाया, देन व्हाट्स द पॉइंट? फिर तो हम पे लानत है कि हम एडवाइजर कहलाने लायक नहीं है। आरुष, IIM रोहतक के एग्जाम से एक दिन पहले आप एग्जाम क्यों नहीं देना चाह रहे थे? क्या चल रहा था आपके दिमाग में, बताएंगे? एक्चुअली जो मेरा एग्ज़ाम था वो किसी हरियाणा के एग्ज़ाम सेंटर में था, मतलब काफ़ी दूर था, 2-3 घंटे दूर था। और 10th को मेरा एग्ज़ाम था, 10th मई को। आई थिंक 11th या 12th मई को मेरा एक IB का एग्ज़ाम था, जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहा था एग्ज़ाम को, क्योंकि आई थिंक मेरा वीक सब्जेक्ट था और मेरे को उसमें अच्छा करना था। तो नमन सर को कॉल पे बोला था कि ये एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, मैं IB के लिए पढ़ लूँगा और IB का एग्ज़ाम दे आऊँगा बढ़िया से। रात को 9 बजे मेरे पास मेघा जी का कॉल आया। हाँ फिर थोड़ी डिस्कशन हुई, मैंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया, एंड एक थॉट, मैंने एक कोट पढ़ा था पिंटरेस्ट पे एट दैट टाइम, यू आर नॉट अ वॉरियर इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ वॉर। तो मैंने अपनी सिचुएशन से कनेक्ट किया, मतलब आई एम नॉट एन एस्पिरेंट, आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट इफ़ आई डू नॉट इवन राइट द एग्ज़ाम। मैंने हिम्मत ही नहीं करी एग्ज़ाम लिखने की। तो मैंने तभी सोच लिया था एग्ज़ाम तो दूंगा, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा वो बाद में देख लेंगे। और एग्जाम सेंटर से नहीं निकलने के बाद नमन जी, मैं इंटरवीन करूंगा यहाँ पे। ये ना क्या होता है कि अब हो गया था, हम मैंने जैसा किया था वो पढ़ा था, ये कुछ नहीं हुआ था। रात को नमन जी ने डांटा, रात को नमन जी ने डांटा, तू मेरा नाम बदनाम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा। फिर कहता हाँ मौसा जी, नहीं हाँ नमन जी, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा सर। फिर वो चला गया। और रियलिटी है कि एग्जाम्स देना पड़ेगा। हाँ। जो इसने 18 बर्थडे की बात करी, 18 बर्थडे बनाओ ना,
जो फ्रेंड्स आपने बोले थे मैं पार्टी करूंगा, आज उनको कहोगे कि मैं पार्टी करूंगा, मेरा तो रिजल्ट भी आ गया, मेरा 18 बर्थडे भी था, सब आ जाएंगे, कौन मना करेगा। दूसरी चीज़, जो प्रिपरेशन है ना सर, लोगों को बार बार लगता है कि मैं इस लेवल का नहीं हूं तो मेरा ये नहीं होगा। आपकी प्रिपरेशन की इंटेंसिटी जो है ना, वो कहते हैं पीक पे कब जाना है। अगर आप पहले पीक पे चले गए, आपने बहुत प्रिपरेशन किया है, आप पहले पीक पे चले गए तो भी दिक्कत है, तो आपको पीक पे राइट टाइम पे जाना है, फिर नीचे आ जाना है। ये चीज़ अगर व्यूअर्स ध्यान रख लेना कि मुझे पीक पे मई के महीने में जाना है, तो हो जाएगा काम, एडमिशन हो जाएगा। होपफुली घर बैठे जो भी ऑडियंस आज के हमारे इस यूनिक पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, सच कहूँ मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करते रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स पे आप मुझे देखते हैं, लेकिन इसमें मेरे कई बार खुशी के आंसू भी आए इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे लगा कि आरुष में मैं अपने बेटे की भी झलक देख सकता हूँ और आपने एज ए मदर इसको फील किया, और हम दोनों जो हमारे मेंटोर के तौर पे आपने बहुत जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया। ऐसे अगर मेंटोर मिल जाए ना, तो सच कहूँ तो सफलता तो सुनिश्चित है। और मैं आरुष के लिए भी कहूँगा कि आपने लाइफ को, जैसे आपने 18th बर्थडे को मिस किया आपने, लेकिन आपके हेल्प के लिए या आपके अच्छे के लिए इन्होंने, नमन सर ने डांट भी लगाई, लेकिन आपने उसे प्रूव किया। जैसे आपने बोला कि मैंने एक कोट पढ़ा, उसमें अपने आप को वॉरियर फील किया, तो आपने उसे प्रूव किया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि लाइफ को और एजुकेशन को या एग्जाम को चैलेंज की तरह लेते हैं, और आपने इसे प्रूव किया है, तो वी आर प्राउड ऑफ यू। और सच बताऊं, जरूरी नहीं कि आप सिल्वर लाइन स्कूल के पार्ट है, स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर ऐसे साथी आपको मिले, ऐसे गाइड करने वाले और ऐसे पेरेंट्स हों, पेरेंटिंग की भी बड़ी भूमिका होती है कि डिसीजन मेकर में अगर इन दोनों ने गाइड किया, आप उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन्हें लगेगा हम ठगे गए हैं कि हमने आप पे ट्रस्ट किया और आपने इन पे भरोसा बनाए रखा, और इसे आरुष ने प्रूव किया। दिस इज हर बच्चों के लिए एक हैप्पी एंडिंग वाला सीन रहा। आगे आपको बहुत सारे सफलता मिलने हैं, और आपको आज के दिन भी याद रहेगा कि आपके थॉट से, आपके विजन से बहुत सारे बच्चों का लाइफ चेंज हो सकता है। हमारे भारत में भी बहुत कुछ है, ऐसे बच्चों को हमें देखकर बहुत सारी बातें सीखना चाहेंगे। ये केस स्टडी मेरे दिल के बहुत क्लोज हाँ, हैं। बिल्कुल। मैं ऑडियंस के लिए एक प्लीज। चीज बोलना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट खेल है माइंडसेट का, बच्चे का माइंडसेट। Yes. उसको मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी। हमें भूलना नहीं है कि वो 17 साल का है। हमें पेरेंट्स का माइंडसेट, क्या हमें एलिटिस्ट माइंडसेट में ही रहना है, और साथ साथ में स्कूल और टीचर्स का माइंडसेट, क्या हम सिर्फ फीस लेने के लिए हैं या फिर बच्चों का करियर बनाने के लिए हैं। जब तक सारे स्टेक होल्डर्स का माइंडसेट बच्चे के करियर को लेकर नहीं होगा, हम आत्मनिर्भर देश 2047 डेवलप्ड इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आरुष जैसे टैलेंट को हिंदुस्तान से बाहर नहीं भेजना चाहता। आई वॉन्ट अ टैलेंट लाइक आरुष टू स्टे इन इंडिया एंड वर्क फॉर इंडिया। आई अप्रिशिएट नमन सर एंड सुनील सर। हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यू हैव 30 सेकेंड्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ आरुष, एंड उन पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे विद इन 30 सेकेंड? मैं बस यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि एक अपने जैसे माइंडसेट की बात हो रही है कि जस्ट बी एन ओपन माइंडेड पेरेंट एंड एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस एंड गाइड योर किड्स एज पर देयर स्किल सेट, एंड प्लीज़ टेक इंडिया इनटू कंसिडरेशन। देयर आर ब्यूटिफुल एलीट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आपके बच्चे यहाँ पे भी वही कोर्सेज पढ़ सकते हैं, और बहुत उसकी 1/10 कॉस्ट में। यू हैव 30 सेकेंड फॉर भूमिका। जो आप गाइडलाइन आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद इन 30 सेकेंड? मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को पहचाने, उसके टैलेंट को पहचाने, और उसको पहचानने के लिए सबसे पहला कदम है अपने बच्चे की इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। एंड यू हैव 30 सेकेंड कि आरुष जैसे केस को स्टडी करने के लिए आप कैसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेरेंट्स को इतना बता देते हैं कि हाँ ये निकाले। सर एक राय, डॉक्टर, वकील, मेंटर, कोच सर्च करने के लिए आप 5 साल लगाइए, लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि नमन जी मेरे कोच हैं, उस दिन के बाद फिर अंधा विश्वास करिए। जो कहते हैं कर दो, आपका काम हो जाए। किसी को भी
जो भी XYZ आप मेंटर बनाते हैं, जो भी XYZ आप डॉक्टर बनाते, डॉक्टर कहता है मैं तो तुम्हारे यंग काटूंगा, काट दे भाई, मुझे बचा दे। तो सिंपल सी बात है, डिसाइड करिए खूब रिसर्च करके, उसके बाद उस पर अंधा विश्वास करिए, आपका काम हो जाए। एंड आरुष, यू हैव 30 सेकंड। आप उन स्टूडेंट्स को जब वो दुविधा में फंसे होते हैं कि यहाँ या बाहर, और उस समय ऐसे लोग मिल जाते हैं और पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है, इनको भी झेलना है, तो यू हैव 30 सेकंड कि आप इसे कैसे एज ए स्टूडेंट अपने दोस्तों को क्या कन्विंस करोगे? Pick the right advisors, trust your advisors. Solving a problem is quite simple if you think about it. पढ़ाई में you just have to stop thinking, pick up the book and start solving. That's it. होपफुली आज का ये हमारा इनोवेटिव आइडिया था कि हम लोग एक साथ फील करें कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं और हमें गाइड करने वाले लोग क्या सोचते हैं। एक अच्छे भारत के निर्माण में हमारा यह पॉडकास्ट कारगर होगा जब हमारी बात आपके दिल तक पहुंचेगी। कौन सी बात आपको अच्छी लगी और आरुष के लाइव स्टडी से क्या कुछ सीखा जा सकते हैं, हमारे दोनों गाइड करने वाले नमन सर और सुनील सर जैसे साथियों पे हम सभी थैंक्स करेंगे कि इस रोचक पॉडकास्ट में आप हिस्सा बने। देखते रहिए स्कूल से कॉलेज तक की यह जर्नी। अगले पॉडकास्ट में फिर हम नई बात करेंगे, नए स्टूडेंट्स मिलेंगे, नए चेहरे होंगे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और कौन सी बात आपको दिल को टच किया है, ज़रूर हमें कमेंट करें। देखते रहिए स्कूल से कॉलेज तक। एंड थैंक यू सो मच ऑल पैनलिस्ट। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.